देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है 123। यह है कमरे के ताप पर सोडियम क्लोराइड काय केंद्रित घनीय जालक में। काय केंद्रित का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी BCC फॉर्म में है, ठीक है, जिसके लिए किनारे की लंबाई जो A है वो कितना दे रखा है आपको 4.24 आपको अंगस्ट्रोम में दे रखा है। अब सोडियम के लिए आपको इसका क्या पूछा है, सोडियम की डेंसिटी पूछ ली। तो आपको पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू ए क्यूब, ठीक है। Na क्या है यहाँ पर अवोगाद्रो नंबर, A क्या है यहाँ पर किनारे की लंबाई, N क्या है कणों की संख्या जो BCC के लिए कितनी होती है 2 होती है, FCC के लिए कितनी होती है 4 और SC के लिए 1 होती है, M क्या है मोलिकुलर मास, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को कैसे सोल्व करेंगे, इसका आपको डेंसिटी निकालनी है। तो D बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, N की जगह 2 रख देंगे, M की जगह सोडियम है तो 23 आ जाएगा, और कि सोडियम का 23 आपको प्रमाण बार ऑलरेडी दिया हुआ है। Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 को जाने दो 6 × 10⁻23, और आपको पता देखो यहाँ पर आंसर है वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है। इसका मतलब आपको जो A की वैल्यू है वो 4.2 गुणा अंगस्ट्रोम क्यूब होगा, तो 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 होगा यहाँ पर। तो उसके बाद अंगस्ट्रोम का मतलब 10⁻−10 मीटर होता है, सेंटीमीटर में 10⁻−8, तो 8 दिया कितना हो जाएगा माइनस का 24। इससे आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 24 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 10⁻1 बचेगा, ऊपर जाते 230 हो जाएगा। ऊपर D बराबर आ गया आपके पास 230 गुणा कितना होता है 460 बटे 6 गुणा 4.2 का होल क्यूब। इसे जब आप सोल्व करेंगे 1.002 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 124 की। तो अगर हम 124 की बात करें तो 124 में देखो आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की जो डिफेक्ट है त्रुटि है जिसमें जो पॉजिटिव आयन है वो अंतराकाश में चला जाता है। तो देखिए आपके पास धातु न्यूनता और रिक्ति का दोष में तो क्या होता है कि जैसे न्यूनता का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर चला गया, पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई, या नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया, ठीक है। और फ्रेंकल और शॉर्टकी है, इन दोनों में से आंसर होगा। तो देखो आपका जो शॉर्टकी होता है ना, जो आपका शॉर्टकी होता है उसमें तो क्या होता है सेम संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या होते हैं बाहर जाते हैं, लेकिन फ्रेंकल में क्या होता है नेगेटिव चला जाता है और पॉजिटिव नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो फ्रेंकल दोष है उसमें धन आयन उपस्थिति हो सकती है। तो A ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 125। तो 125 में आपके पास पूछा गया है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है वो आपके पास कितना होता है 6 होता है। सोडियम का 6 होता है, CaCl का 8 होता है, ZnS का आपके 4 होता है। ये 3 आप याद कर लेना, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी कंडीशन है जो आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता बिल्कुल, डेल्टा जो V होता है वो क्या होता है 0 होता है, एंथैल्पी डेल्टा H भी आपका 0 होता है, राउल्ट के नियम का पालन भी करते हैं तभी आदर्श बोलते हैं। अगर धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा तो फिर वो अनादर्श विलयन का उदाहरण हो जाएगा। अगला है विलय का आयनीकरण कम होना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है। तो 126 का कौन सा आंसर हो जाएगा D ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 127। तो देखिए 127 आपसे पूछा गया है, 127 में आपके पास 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl के मोल भिन्न आपसे पूछा है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन आपके पास इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा NaCl के मोल फ्रैक्शन आपको पूछे हैं, मोल भिन्न पूछा है, तो अक्स A बराबर हो जाएगा N अक्स NaCl, अक्स NaCl बराबर हो जाएगा N NaCl बट्टे N टोटल। NaCl का 1 मोल दिया है तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 1, टोटल में कितना आ जाएगा आपको पता 1000 ग्राम जल है तो 1000 बटे 18, यहाँ से जल के मोल आ जाएंगे कितने 55.5, तो 55.5 तो इसके हो गए। टोटल में क्या करेंगे NaCl और दोनों वाटर दोनों क्या आएंगे, NaCl का कितना 1 तो टोटल कितना हो गया 56.5, दोनों को सोल्व करोगे A आंसर आ जाएगा 0.0177, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है ध्यान रखना। अगला है राउल्ट के नियम के अनुसार एक विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है। तो आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है
विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, विलेय के मोल भिन्न के इक्वल टू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 250 ml 0.1 एम विलियन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? तो आपको पता है कि आपसे यहाँ पर मोलरिटी वाला रिलेशन दिया है, मोलरता का रिलेशन दिया। तो मोलरता बराबर क्या होती है? कैपिटल M बराबर दिया गया द्रव्यमान, गिवन मास लिख देता हूँ मैं उसे, अपॉन मोलर द्रव्यमान जिसे मैं mm से लिख देता हूँ, मोलर मास, इनटू 1/v लीटर। आपके पास ml में है तो 1000/ml लिख दो, ये मैंने ml लिख दिया v का। ठीक है, अब देखो दिया गया द्रव्यमान आपको निकालना है, तो ये तो आपके क्वेश्चन हो गया। मोलर द्रव्यमान NaOH का कितना होता है? 40 इंटू 1000/Vml में कितना है? 250, 250 गुणा 40, ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना चला जाएगा? 10, और ऊपर इधर कितना है? 0.1, ये इधर चला जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा 10 गुणा 0.1 बराबर क्वेश्चनवाचक। तो क्वेश्चनवाचक की आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 1 ग्राम आ गई। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास योगात्मक एडिशन रिएक्शन आपको बोल रहा है, और बोल रहा है प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या होता है? पहली बात तो प्रोपाइन होता है कार्बन कार्बन कार्बन, और किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये आपकी प्रोपाइन होगी। इसकी रिएक्शन करवा रहा है हाइपोक्लोरस एसिड से। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HOCl। देखो ये भी याद करना जरूरी है। HClO4 होता है, उसका होता है पर क्लोरिक एसिड। फिर एक ऑक्सीजन कम कर दो, उसका हो जाएगा क्लोरिक एसिड। पहले का पर क्लोरिक एसिड, इसका क्लोरिक एसिड, HCl, ये 3 है यहाँ पे। ठीक है, HClO2, एक ऑक्सीजन और कम कर देंगे तो ये इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड, और एक और कम कर देंगे तो ये बनेगा, इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। और जब आप फॉर्मूला ऐसे करेंगे तो यहाँ से देखो क्या ब्रेक बनेगा आपके पास? OH माइनस और Cl प्लस। तो प्लस वाली स्पीसीज यहाँ के ऐड हो जाएगी Cl, और OH यहाँ के ऐड हो जाएगा OH। 2 बार बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो ऐसा आपके पास बन जाएगा। जब आपके पास ऐसा बनेगा तो देखो इसमें क्या सीन होगा? ऐसा बनने पे आपके पास बन जाएगा कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। अब एक कार्बन पे 2 OH समूह स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो इस कार्बन पे क्या बच गया? ऑक्सीजन। तो आपके पास बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन और Cl। तो देखो नाम क्या हो जाएगा? 1, नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, इधर से करेंगे तो Cl को 1 नंबर मिलेगा। 1 2 3 1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन, 1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 130 में क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछा है। तो देखो पहली बात तो ये है, एसिडिक नेचर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास सेम ग्रुप है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीनों में फिनोल है तो फिनोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किसका पड़ेगा? NO2 का और CH3 का। यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ उस हाइड्रोजन का। आपको पता है कि NO2 का -I इफेक्ट और -M इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है दोनों ही, और CH3 का +I होता है। तो +I जो इफेक्ट वाले होते हैं, प्लस वाले जो भी होते हैं वो अम्लता को कम करते हैं और माइनस वाले बढ़ाते हैं। तो देखो इसने तो अम्लता बढ़ा दी, इसने अम्लता कम कर दी, और इसने कुछ नहीं किया। तो सबसे ज़्यादा इस 1 नंबर की, फिर 2 नंबर की और फिर 3 नंबर की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 132 की। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया अनुनादी संरचनाओं में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए अणुओं की व्यवस्था समान होती है, बिल्कुल राइट समान होती है। सभी की ऊर्जा लगभग समान होती है, बिल्कुल समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। इनमें आबंधन समान होते हैं, नहीं आबंधन समान नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिला के क्या करते हैं? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 132 का 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं 133
इसमें पूछा गया है स्टेगर्ड जो फॉर्म होती है इथेन की वो क्या होती है। तो ध्यान रखना स्टेगर्ड जो फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ग्रस्त समरूपण से ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सबसे कम अणुभार वाला एल्केन बताइए जिसमें चतुष्क कार्बन हो। चतुष्क कार्बन का मतलब है चतुर्थ डिग्री क्वाड्री कार्बन हो, यानी एक कार्बन से 4 और कार्बन अटैच हो। ऐसी स्ट्रक्चर कौन सी है, ऐसी केवल स्ट्रक्चर ही एक है 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कार्बन 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 2,2 डाईमिथाइल, यानी यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, यही स्ट्रक्चर बनेगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। बाकी 3 ऑप्शन में तो चतुष्क कार्बन ही नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 135 की। इसमें कहा गया है योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और एथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है। तो कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 136 की। तो देखिए 136 में आपसे परमाणु का आकार पूछा है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अप टू डाउन जाने पे साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो आपको पता है कि कार्बन यहाँ आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस और यहाँ सल्फर आता है। तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या हो गई, बढ़ गई। तो फॉस्फोरस और सल्फर की साइज किससे ज़्यादा होती है, कार्बन और नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। अब आपको पता है कि इधर जाएंगे हम, इस साइड जाएंगे तो साइज क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब कार्बन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से और फॉस्फोरस की ज़्यादा होती है सल्फर से। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, फॉस्फोरस की, फिर सल्फर की, फिर कार्बन की और फिर नाइट्रोजन की। तो 136 में क्या आंसर हो गया, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 137। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। तो आपको पता है पहला पीरियड होता है उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, दूसरे पीरियड के लिए n की वैल्यू 2 होती है, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4। तो किसको डिनोट करेगा, मुख्य क्वांटम संख्या को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। चलिए जी अगला क्वेश्चन है उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। क्लोरीन के बाद आपका फ्लोरीन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर और क्लोरीन की विद्युत ऋणता का क्रम बताइए। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी En जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की होती है। तो देखो फ्लोरीन एक ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में, तो बी एंड ए तो क्या हो गए, गलत। फ्लोरीन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन की कितनी होती है, 4 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5 होती है। क्लोरीन की कितनी होती है, 3 होती है। सल्फर की कितनी होती है, 2.78 के आसपास होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, फिर सल्फर की और फिर हाइड्रोजन की। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगला है P4 में PP बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में पाई गुण का प्रतिशत क्या होगा। परसेंट पाई करेक्टर क्या होते हैं। पाई करेक्टर से इसका मतलब है यहाँ पर जो P करेक्टर है वो एस नहीं होनी चाहिए, P करेक्टर होनी चाहिए। तो आपको पता है कि P4 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है 1 2 3। एक P इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ होता है और यहाँ पर होता है, यहाँ दूसरा फॉस्फोरस हो गया, यहाँ दूसरा फॉस्फोरस, यहाँ दूसरा फॉस्फोरस। तो सेम टू सेम इन सब का ऐसा ही सीन एक होता है। जैसे ये इसने जैसे इसके साथ अटैच कर लिया, इसने इसके साथ अटैच कर लिया, तो एक फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो एस करेक्ट परसेंट तो कितने हो गए, 25%, और पी करेक्टर कितने हो गए, 75। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 75%। अगला क्वेश्चन है 141। इसमें पूछा गया है आपसे अंतर हैलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है। 141 का राइट आंसर क्या होगा, 141 का राइट आंसर होगा ICl3, बी ऑप्शन ICl3। ये क्या करता है, द्विलक संरचना में पाया जाता है, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 142 की। तो देखिए 142 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मानव शरीर में जैविक क्रिया के लिए कौन सा पंप कार्य करता है।
तो सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। अगला क्वेश्चन तो आप अच्छे से रट ही लेना, याद ही कर लेना। पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व पुराने वाले NH4Cl की तुलना में कितना होता है? आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है BF3 एसिड होता है या बेस होता है, अम्लीयता किसके द्वारा बताई जाती है? तो BF3 में क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो ये किसने बताया था? लुईस ने बताया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? लुईस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा? आयनिक गुणनफल डिपेंड नहीं करता है, तो आंसर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे अम्ल मिला हो चाहे बेस मिला हो। अगला क्वेश्चन है आपके पास 1 लीटर बफर विलियन में 0.01 m NH4Cl व 0.1 m NH4OH है, तो इसके लिए pKb का मान क्या होगा? तो देखिए आप pKb का मान 5 है तो pH क्या होगी? तो देखिए आपके पास बेस है तो बेस की पहले POH निकालते हैं, और POH का फॉर्मूला होता है pKb प्लस log 10 साल्ट अपॉन एसिड की, या बेस जो भी है आपके पास साल्ट अपॉन एसिडिक जो साल्ट है उसकी क्या होगी? कंसंट्रेशन। तो देखो साल्ट की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है आपको? साल्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01, और बेस की क्या दे रखी है आपको? यहाँ पर बेस आएगा, बेस की क्या दे रखी है? 0.1। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 10 की पावर -1। आपको पता है 10 की पावर -1, आपको पता है log 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है? -1। तो 5, इसकी वैल्यू क्या है? 5। तो आपके पास वैल्यू कैसे आ जाएगी? POH बराबर 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। ये तो आपके पास आ गया POH। तो pH बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस POH, और आपको पता है 14 माइनस POH कितना है? 4। तो वैल्यू कितनी होगी? 10। आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है यदि किसी विलियन की pH 5.2 है तो POH क्या होगा? अभी बताया। अगर आपके पास pH दे रखी और POH निकालना है तो POH बराबर क्या करोगे? 14 माइनस pH। तो आंसर कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5.2। आंसर कितना हो गया? 9.8, 8.8 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिला के pH और POH की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 14 के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विलियन बफर के रूप में कार्य करता है? तो बफर के रूप में कौन सा कार्य करता है? बफर के रूप में एक तो वीक होना चाहिए, मान लीजिए वीक एसिड है तो साथ में जो साल्ट होगा वो किसका होगा? वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर मान लो मुझे बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस होगा, और साल्ट किसका होगा? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, यानी जिसका जो बफर बना रहे हो एक वीक और वही वीक और साल्ट दूसरे का होगा। तो देखो HCl है तो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग तो आएगा ही नहीं कहीं भी। ये देखो वीक एसिड रहा और वीक एसिड का क्या है? साल्ट है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब क्या होता है? प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। किसका रूल है? डाल्टन का नियम है। किसका नियम है? डाल्टन का नियम। ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT में R का गणितीय मान नहीं हो सकता है। तो देखो 8.3 अर्ग दिया हुआ है तो 10 की पावर 7 से गुणा कर दिया तो ये तो हो सकता है। 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये भी हो सकता है। 8.3 पास्कल मीटर क्यूब मोल इनवर्स ये भी हो सकता है। 8.3 वायुमंडल मोल इनवर्स ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब लीटर ATM में अगर वैल्यू होती है, पहले तो ATM के बाद इसने लीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है। अगर लीटर ATM में वैल्यू होती है तो वो 0.082 कुछ ऐसी होती है, बात समझ में आ रही है। और वायुमंडल मीटर में होती है तब 8.2 होती है। तो आंसर डी ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है। तो देखिए ये एक फाइनल रिवीजन की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए और इन्हें आप पढ़ के जाइए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जय हिंद।